क्या हाल है भाई आप सबके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। यार सबसे पहले ना हमारे पास है टॉपिक मास। देखो ध्यान से समझना यार, मास ना वैसे तो ना कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यार अगर कोई ऑब्जेक्ट ना तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल चल रहा है, मतलब जैसे इमेजिन करो यार, तुम्हारे ना स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने ना इसको ना 2 × 10⁷ की वेलोसिटी से फेंका, या मैंने इसको इतनी स्पीड दे के फेंका, तो इसकी स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल है। तो ये क्या करेगा ना ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे इसका जो मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हमारे साथ तो नहीं होता ऐसे भाई, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में भाग ही नहीं पाते यार। जिस दिन हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में भागने लग गए ना, तो मैं भाग रहा हूँ, मेरा बॉडी का मास होगा ना इंक्रीज होने लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मास की। तो जो मास होता है ना यार, वो बस एक ही कंडीशन में ना स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए मास को वेरिएंट माना जाता है। लेकिन यार जो आपका चार्ज होता है ना, ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट पर, या स्पीड ऑफ लाइट जाए बाढ़ में, ये कभी भी स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसको ना इनवेरिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब भाई चार्ज रुका हुआ है, चाहे चार्ज मूव कर रहा है, चाहे आपका जो चार्ज है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है, भाई चार्ज का जो मास रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। चार्ज के मास को अगर मेरे को छेड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन या इलेक्ट्रॉन का लूज ये करूंगा। इलेक्ट्रॉन छेड़ने से मैं चार्ज के मास को छेड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को पकड़ के भगा रहा हूं अपने साथ, तो उस टाइम पे उसका जो मास है ना वो चेंज नहीं होगा। इसलिए चार्ज को भाई इनवेरिएंट बोला जाता है, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, क्या बोलना चाह रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे। यार अब एक ना यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है ये चार्ज के बारे में, क्या बोल रहा है कि ना जो चार्ज होता है ना वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि जो चार्ज पहले था ना वही चार्ज बाद में आने वाला है, चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कि चार्ज क्या रहे, कंजर्व है। भाई नहीं समझ आ रहा, समझते हैं एग्जांपल से। आओ, ये एक बॉडी है, आपके पास दो बॉडीज दिख रही हैं, दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं। कैसी बॉडी, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। भाई न्यूट्रल बॉडी मतलब टोटल चार्ज 0 है। कितना है, 0। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों बॉडीज के ऊपर मैं टोटल चार्ज की अगर बात करूं तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि प्लस का 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर करा गया है ए से बी में। अब देख, जो चार्ज देता है ना भाई उसके ऊपर क्या आता है, प्लस, और जो चार्ज लेता है उसके ऊपर क्या आता है भाई, माइनस। लेकिन अब एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझियो। यहां पे मैं ना दो बॉडीज बना रहा हूं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है भाई। ए बॉडी पे नेट चार्ज 0 है। अब मैंने क्या करा, 2 कूलम चार्ज उस ए में से निकाल दिया, तो भाई इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 कूलम। अभी 0 था, 2 निकाल दिया तो माइनस का तो आएगा भाई। अब इसका बी वाले का 0 था जिसमें 2 आ गया, तो इसका ऊपर किसका चार्ज आएगा, प्लस का 2 कूलम। चलो भाई इतना समझ आ गया। भाई टोटल चार्ज बताना, तो आप क्या करोगे, -2 कूलम दोनों को ऐड कर दोगे, और जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा, 0। और पहले भी आंसर कितना आ रहा था बच्चे, 0, और अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 0। तो इसको समझाना चाह रहा था कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बॉडीज है आपके पास,
प्लस का 2 कूलम माइनस का 8 कूलम। अब मैंने बोला कि ना प्लस का 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर करा गया ए से बी में, मतलब ए के पास जो भी चार्ज है उसमें से 4 कूलम दे दिया गया, तो मैं 4 कूलम निकालूँ तो ए के पास बचेगा -2 कूलम। और बी वाली बॉडी में अगर ऊपर से मैं प्लस का 4 कूलम डालता हूँ तो -8 + 4 कितना बचेगा, -4 कूलम। भाई इस तरफ टोटल चार्ज कितने, दोनों को आपने ऐड कर दिया, 2 + -8 कितना आंसर आ गया बच्चे, -6 कूलम। तो यहाँ पे भी चार्ज कितने रहना चाहिए आपका, -6 से रहना चाहिए। कैसे, -2 -4 कितना आ गया बच्चे, -6 कूलम। तो एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जो चार्ज रहता है वो हमेशा कैसा रहता है बच्चे, कंजर्व रहता है। ठीक, चलो अब हम बात समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो यार कंडक्टर्स तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात, क्यों यार, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होते हैं, और इसी की वजह से जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन एक खासियत बात क्या होती है ना, जैसे इमेजिन करो ये ना एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। और मैं ना बाहर से अब उसको कोई एक्सेस चार्ज दे रहा हूं, तो वो चार्ज अंदर ना जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, कहां जाएगा भाई, पूरे उसके सरफेस पर फैल जाएगा वो चार्ज। मतलब भाई ये कंडक्टर है, इसके अंदर अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अब मैं और एक्सेस चार्ज इस कंडक्टर को दे रहा हूं, तो वो जो सारा एक्सेस चार्ज जो मैं दे रहा हूं ना, वो सारा इसके सरफेस पर आ जाता है। ये कंडक्टर की यार प्रॉपर्टीज होती है कि जितना भी एक्सेस चार्ज आप कंडक्टर को दोगे ना, वो सारा उसके सरफेस पे आ जाएगा। आई बात समझ भाई कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, माइंड में रखोगे सारी बातें। चलो बात करते हैं इंसुलेटर्स की, कि भाई इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि चार्ज को अलाउ नहीं करते, चार्ज के फ्लो नहीं होता इसके अंदर। क्यों, क्योंकि यार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको प्लस पकड़ के रखता है, मूव नहीं करने देता। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा ना तो करंट नहीं आएगा, इसलिए बेचारे इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते यार। अब अगर कोई भी एक्स्ट्रा या एक्सेस चार्ज मैं अगर इंसुलेटर को दूंगा ना, तो वो चार्ज कहीं मूव नहीं कर पाएगा, वो हमेशा वहीं पे रहेगा जहां पे आपने उस चार्ज को दिया। जैसे इंसुलेटर्स में क्या होता है, एक्सेस चार्ज तो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा ना। अगर इंसुलेटर में मैं एक्सेस चार्ज, जैसे मैंने ये इंसुलेटर है, मैंने यहाँ पे इसको चार्ज दिया, तो ये वैल्यू यहीं पे रहेगी, कहीं मूव नहीं कर पाएगी, यहीं की यहीं टिकी रहेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको समझा दी भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। क्यों, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ना यार, कंडक्शन, बॉडी को चार्ज कैसे करे, तो वहां पे हेल्प करेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन किसके लिए होता है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है, इंसुलेटर्स के लिए ये मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं होती भाई। दूसरी बात, एक बॉडी चार्ज होगी, दूसरी बॉडी न्यूट्रल होगी। क्या बोला, एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, और एक बॉडी हमेशा न्यूट्रल रहेगी। तो दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी चार्ज रहेगी, एक बॉडी न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। जो चार्ज बॉडी होगी हम उसको रखेंगे न्यूट्रल बॉडी के साथ में, और फिर क्या होगा, जैसे इमेजिन करो यार, इससे समझना भाई, ठीक है। ये मेरी पॉजिटिव बॉडी है, या मैं बोलूं चार्ज बॉडी, ये मेरी न्यूट्रल बॉडी, मैंने इन दोनों को ऐसे रख दिया। तो अब क्या होगा, इस चार्ज वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाना स्टार्ट करेगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। कब तक जाएगा भाई, जब तक दोनों बॉडीज में सेम चार्ज ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉडी में से निकलता हुआ इसमें ट्रांसफर होगा। आई बात समझ, सेम नेचर का चार्ज होता है। कैसा नेचर का चार्ज होगा,
सेम नेचर, अगर ये बॉडी पॉजिटिव है तो ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा, अगर ये बॉडी नेगेटिव है तो इस बॉडी को भी नेगेटिव चार्ज कर देगा। आई बात समझ भाई? इतना बस समझना यार, इससे अलावा कुछ मत पढ़ो, इतना इनफ है यार आपके लिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो यार, ये नोट्स आपके लिए बड़े सफिशिएंट हैं, आप इनसे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इनफ है, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो कुछ टॉपिक क्या है कि बोथ कंडक्टर प्लेस इन कांटेक्ट और या कनेक्टिंग विद वायर, मतलब ये दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों को या तो हम एक दूसरे टच कर रहे हैं, एक वायर से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है, ये दो कंडक्टर्स हैं, आपने दोनों को या तो टच करा या किसी वायर से आपने दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को वापस अलग अलग कर दिया, तो बताओ दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज आया होगा, ये टॉपिक आता है। तो देखो ध्यान से समझना, इस बॉडी पे 7 कूलम चार्ज था, ये बॉडी न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज क्या होता है? 0। तो जब मैं यहाँ पे Q चार्ज निकालूँ तो देखो कैसे निकालूंगा, Q1 प्लस Q2, बच्चे 7 प्लस 0 अपॉन में 2, कितना आंसर आ गया? 3.5 कूलम। इसका मतलब इन दोनों बॉडी से बच्चे कितना कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा? 3.5 और 3.5 चार्ज जनरेट हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। लेकिन बच्चे ये टॉपिक कब होता है? जब दोनों कंडक्टर्स आपके कैसे हों? जब आपके दोनों कंडक्टर्स सेम साइज के हों। तो सेम साइज के लिए जब हम Q डैश निकालते हैं तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं कि दो कंडक्टर हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि दोनों का साइज कुछ के बारे में कुछ नहीं आपको समझा रखा, तो आप मान के चलोगे कि दोनों का साइज कैसा है? आइडेंटिकल है, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। लेकिन अगर यार दो स्फेयर, दोनों के स्फेयर का जो रेडियस है वो अलग अलग है, मतलब दोनों का साइज अलग अलग है, तो फिर बच्चे अलग फॉर्मूला होता है, वो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ जाता है कंडक्टर्स वाला, तो इसको अच्छे से करना भाई। अगर दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर को हमने वायर से जोड़ा है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, टोटल चार्ज निकालो, आप क्या करोगे? Q1 प्लस Q2/2 कर दोगे। लेकिन अगर दो कंडक्टर्स है, दोनों कंडक्टर्स को अपने अगेन वायर से कनेक्ट तो कर दिया, फिर हटा के दोबारा अलग अलग कर दिया, लेकिन अब की बार दोनों कंडक्टर्स कैसे हैं? डिफरेंट साइज के, तो उसमें बच्चे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब डिफरेंट साइज की वजह से क्या होगा? दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। जैसे मेरे को Q1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? Q1 प्लस Q2, ऊपर लिखूंगा R1, नीचे लिखूंगा बच्चे R1 प्लस R2। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई। Q1 कितना है बच्चे? 15, Q2 कितना है? -5। तो 15 प्लस -5, R1 बच्चे R है, और ये वाली वैल्यू बच्चे R प्लस 4R है। सॉल्व करो, 15 में से 5 गए 10, ये हो गया R और ये हो गया बच्चे 5R। R से R कटे, कितना आंसर आ गया? 2 कूलम। तो Q1 कितना आ गया बच्चे? 2 कूलम। ऐसे मैं क्या करूँगा? ऐसे ही मैं Q2 निकालूंगा। तो Q2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, बस R1 की जगह क्या लिख दूँ बच्चे? R2, R1 प्लस R2। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसके लिए तो सेम रहेगी 10। अब क्या R2 कितना है बच्चे? 4R, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 5R। R से R कटा, 5 से कटा, कितना आंसर आ गया बच्चे? 8 कूलम। तो Q1 कितना आया? 2 कूलम, Q2 कितना आया? 8 कूलम। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इतना सा टॉपिक था बच्चे आपका ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या क्या बातें याद रखनी? कंडक्टर्स के लिए होता है, एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल होती है, और दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। अगर दो आपके पास कंडक्टर हैं, दोनों का सेम साइज है, तो दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी सेम आने वाली है, जिसको कैसे निकालेंगे? Q1 प्लस Q2/2 से। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए फिर हम बच्चे ये वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे,
ठीक है, यार ये बात समझ भाई आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आ रही है ना स्क्रीन, हाँ भाई ठीक है ठीक है। चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है बच्चे, दोनों बॉडी में ना कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये भी अगेन कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए ये भी नहीं होती, ठीक है। इसमें होता क्या है, ऑपोजिट नेचर के चार्ज अकर होते हैं। पहले वाली में क्या होता है, सेम नेचर के होते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस अपोजिट नेचर के चार्ज जनरेट होने वाले हैं। ये भी अगेन किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए होता है। डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस दो है। पहली बात तो कोई कांटेक्ट नहीं होता इसमें, दूसरी बात अपोजिट नेचर का चार्ज इसके अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें वो क्या रहा है बच्चे, एक चार्ज बॉडी है जिससे हम चार्ज करेंगे दूसरी बॉडी को बिना टच करे। इंडक्शन में होता क्या है बच्चे, चार्ज का सेपरेशन होता है। क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। देखो होता क्या है, मैं यहां समझा देता हूं, ध्यान से समझना। यहां समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना भाई। ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके बच्चे एक बॉडी है। इस बॉडी को मैं न्यूट्रल बॉडी बोल रहा हूं। तो मतलब जितना प्लस है उतना इस बॉडी के अंदर क्या है, माइनस है। अब मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, इसको मैं रोड बोल रहा हूं। मैं इसको इसके पास ला रहा हूं। इमेजिन करो ये पॉजिटिव नेचर की है, ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो ये प्लस के, तो देखो होगा क्या, ये जो आपका कंडक्टर है ना, इसमें माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा सारा, और प्लस वाला आपका इस तरफ आ जाएगा। और ये अभी तक हमने चिपकाई नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पास लाए हैं हम इसके, इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, मेरे को जैसे इधर प्लस है तो माइनस ने इसको क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, और इस प्लस को रेपेल कर रखा है। अब मेरे को अगर बॉडी को अपोजिट नेचर का चार्ज बनाना है तो मेरे को ये प्लस हटाना पड़ेगा। अब इस प्लस को हटाने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, इस तरफ हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होता है, ये जितना भी एक्सेस चार्ज होगा ना, ये प्लस वाला, अब देखो अर्थ के पास ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अर्थ क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इसको प्लस को गायब कर देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भर देगा। अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है, दोनों चीज कर सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्लस वाले को हटाने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ रहे हैं, और ये माइनस वाले माइनस इसमें एंटर कर रहा है, तो प्लस ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। और एक टाइम के बाद क्या होगा, सारा प्लस गायब हो जाएगा। और जैसे ही सारा प्लस गायब हो जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इस प्लस रोड को हटा दोगे, इसको दूर कर दोगे, तो अब देखोगे आपकी बॉडी पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पूरी बॉडी पे इस तरीके से एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना ये चार्जिंग मेथड तो समझना नहीं होता, लिखना को आता नहीं है कि लिख के दिखाओ, बस आपको इतनी थोड़ी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि यार इंडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंडक्शन पहली बात तो कंडक्टर्स के लिए होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता, अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होता है। एक चार्ज बॉडी होती है, वो दूसरी बॉडी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है, लेकिन अपोजिट नेचर में। अगर मैं प्लस को ला रहा हूँ पास में, टच नहीं कराते, पास में लाते हैं हम इसके, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। ऐसी बच्चे एक टॉपिक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, हमने दो, ये देखो सबसे पहली बात किसके लिए होता है, ये सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए होता है। हम इसमें दो इंसुलेटर्स को रब कर रहे होते हैं, तो रबिंग से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब जो बॉडी चार्ज देगी उसके ऊपर प्लस आएगा, जो बॉडी चार्ज लेगी उसके ऊपर माइनस आएगा। तो अगेन क्या होगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज अपीयर होगा फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। ये बस टॉपिक याद रखना, इसमें से इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बस इतनी थ्योरी आपको माइंड में बैठी रहनी चाहिए कि क्या क्या बातें क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब बच्चे बार बार ना आप ये डाइलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हो, तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है यार, डाइलेक्ट्रिक ना एक टाइप का इंसुलेटर होता है,
लेकिन ये बिहेव कर सकता है कंडक्टर की तरह अगर आप इसको रख दो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक तो यार ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरफ बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात यार, जो डाइलेक्ट्रिक है ना वैसे तो वो इंसुलेटर रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ना, तो वही डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, आपका कंडक्टर बन जाएगा। आई बात समझ? तो जैसे एयर को समझो, एयर वैसे इंसुलेटर होती है, लेकिन अगर आप उसी एयर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे ना, तो एयर क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। तो एयर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंसीडर करी जाती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप ऐसे याद रखना, जैसे ये नॉर्मल आपका कंडक्टर है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो यहां पे चार्ज इंड्यूस होगा ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा, इंड्यूस चार्ज। और जैसे ही आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये जो अंदर का जो चार्ज होता है ना, ये अंदर वाला चार्ज, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है बाहर वाले चार्ज के कंपैरिजन में। यार आप चलो वो छोड़ो, आप ऐसे इतना याद रखो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन कंडक्टर नहीं बनता। वो एक चीज समझा रही है कि जैसे ही आपके पास ये दो चार्ज हैं, एक है प्लस चार्ज और ये इस तरीके से इधर माइनस जनरेट हो गया, इधर प्लस जनरेट हो गया, तो एक चार्ज इंड्यूस हो गया ना। तो ये क्या समझा रहा है, जितना बाहर प्लस आया होगा ना उतना ही अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। लेकिन अगर ये किसकी बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है कंडक्टर की। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक लिया हूं तो जितना चार्ज बाहर होगा ना उतना चार्ज अंदर जनरेट नहीं हुआ होगा, अंदर जनरेट हुआ होगा तो मतलब अंदर सेपरेट हुआ होगा थोड़ा सा कम चार्ज बाहर के कंपैरिजन में। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को समझना चाहूँ तो उस कंडीशन में ऐसा समझा रहा है आपको ये। ठीक है, इतनी बात भाई याद रख लोगे पक्का। अब चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक सिंपल सी बात बोली कि भाई अगर दो चार्ज, चाहे वो अपोजिट नेचर के हों चाहे वो सेम नेचर के हों, अगर दो चार्ज रेस्ट पोजीशन पर रखे हुए हैं तो वो दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर, देखो यहां समझाता हूं डायग्राम में, ये बच्चे Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका बच्चा Q2 चार्ज है। ये दो चार्ज रखे हुए, इन दोनों के बीच की दूरी में R लेके चल रहा हूं। कितनी लेके चल रहा हूं, R। तो ये वाला चार्ज इस बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज इस बॉडी पे बच्चे इधर फोर्स लगा रहा होगा। जब ये वाला चार्ज इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो इसका नाम बोलेंगे बच्चे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और जब ये Q2 Q1 पे लगा रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब ये जो फोर्स है हो सकता है ये रिपल्सिव हो सकता है ये अट्रैक्टिव हो। तो ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव किस पे डिपेंड करेगा भाई, इन Q1 Q2 के नेचर के ऊपर। अगर ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाली है। सॉरी मैं थोड़ा स्क्रीन से गायब हो गया था यार। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगेगी इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था कूलम, जिसने अपना एक लॉ दिया। तो उसने क्या बोला कि जो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है, चाहे वो F12 हो चाहे वो F21 हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। यहां पर मैं ये डंडा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर चाहे Q1 Q2 प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू को प्लस लेके चलेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के अंदर। लेकिन हमको बताना हो कि फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो हम उसका चार्ज देख के बता पाएंगे। अब क्या बोलना चाह रहा है यार भाई, इसका मतलब है
Q1 Q2 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब आप फॉर्मूले में लगा के वैल्यू को सॉल्व करोगे ना तो आपको वैल्यू प्लस लेनी है, ठीक है। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम उस प्लस माइनस का यूज करेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो डायरेक्शन कैसी है, रिपल्सिव। या फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव। और दोनों अगर प्लस या एक मतलब दोनों अपोजिट नेचर के, एक प्लस एक माइनस है, तो फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। तो ये प्लस माइनस इतना ही काम करेगा बस, ठीक है। और बच्चे यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चे, एक फॉर्मूला निकालेंगे, k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं कूलम्स लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस F को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस फोर्स के बारे में कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, ये सेंट्रल फोर्स होगी, मतलब ये वाली बॉडी इस बॉडी पर इसके लाइन के सेंटर, मतलब ऐसे ही फोर्स लगा सकती है। ऐसे टेढ़े मेढ़े फोर्स, मतलब टेढ़े मेढ़े मतलब देखो इस तरीके से, इधर फोर्स, ऐसे फोर्स कभी नहीं लगा पाएगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगी किस पर, मीडियम पर। अगर आपने मीडियम को चेंज कर दिया तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव फोर्स है। बस इतनी बातें आप यार याद रखो बस। अभी आई बात समझ, इतनी सारी बातें सबको भाई। फॉर्मूला याद रखो k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, आपके पास दो बॉडीज हैं, एक है Q एक है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार, इन दोनों की फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए बच्चे मैं करूंगा k Q बाई R स्क्वायर, खत्म। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया भाई। डायरेक्शन दिमाग से निकालेंगे। दोनों कैसे नेचर के चार्ज हैं, प्लस नेचर के चार्ज हैं। कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो कैसी फोर्स होगी बच्चे, रिपल्सिव फोर्स होगी, खत्म। सेकंड क्वेश्चन पर आओ। बोल रहा बच्चे अब मैंने ना इन दोनों के बीच की दूरी को कितना कर दिया, 2r कर दिया। अब बताओ नई फोर्स कितनी होगी। तो नई फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, k Q अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे ना। इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई, k Q अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और इसको r स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू देखो, दिख रहा है ना, इस पूरे की वैल्यू इस वाली फोर्स के बराबर है बिल्कुल। तो भाई ये जो नई वाली फोर्स है वो कितना गुना आ जाएगी, पुरानी वाली फोर्स का 4 टाइम्स। आ रही बात समझ क्या कर रहे हैं हम। अब जैसे इमेजिन करो, अब ये देखो, मैंने डिस्टेंस पहले मैंने डबल करा था ना, अब मैंने आधा कर दिया। अब निकालो। तो अब निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, k Q R अपॉन 2 का होल स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करना, k Q R स्क्वायर, और बच्चे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का चला गया ऊपर। अब इस पूरे की वैल्यू बच्चे किसके बराबर है, F के बराबर है। तो नई फोर्स कितनी आ गई, 4 गुना आ गई पुरानी फोर्स के। तो एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं कूलम्स लॉ के,
और एक न्यूमेरिकल जो हम कल सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपकी वीडियो इतनी ही है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।